सभी को नमस्कार। जेआरसीएम परिचय। जींद से राजेश कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्रि सर के सानिध्य में सीख रहे हैं और जो कुछ बीच में सीख रहे हैं आपके साथ शेयर करने के लिए आते हैं। और आज आज की मीटिंग बड़ी शानदार होने वाली है, जानदार मीटिंग रहने वाली है, गजब की मीटिंग। क्योंकि आज आपको मार्केटिंग प्लान जो सीखने का आपको मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा, वो सेकंड जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं जो, अर्थात बिजनेस विद्यार्थियों के हाथ में चला गया है। और अगर आप भी अभी भी सोच रहे हैं तो आप काफी पीछे रहने वाले हैं। आपकी भी अगली जनरेशन के हाथ में बिजनेस जब ये जाएगा तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आज का मार्केटिंग प्लान बिटिया रोशनी शर्मा जी द्वारा दिया जाएगा और काफी सारी मीटिंगों में मैं इनका प्रेजेंटेशन देख चुका हूँ। काफी शानदार प्रेजेंटेशन रहता है। कॉमर्स से ये पढ़ रहे हैं पढ़ाई, और कॉमर्स वालों का वैसे भी बैलेंस शीट पे पूरा फोकस होता है। कौन सी चीज में कहाँ प्रॉफिट रहेगा, कहाँ लॉस रहेगा, ये सारी चीजें इनके अच्छी प्रकार से पता रहती है। और उसके साथ साथ आज के जो हमारे चीफ स्पीकर हैं देवेंद्र शर्मा जी, इनके बारे में तो आपको पता ही, कमाल करते हैं। आज की मीटिंग पूरी जबरदस्त होने वाली है। आप कमर इत्यादि बेल्ट बुल्ट बांध के तैयार हो जाइए। 2 मिनट बीच में आपके बीच में मैं रहूंगा। एक तो सूचना देनी थी कि जो गामा का जो टारगेट था दूरी वाला, उसको पूरा करने के लिए आपके पास ये लास्ट मंथ है। 85 पीस अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात है, किसी से ना कर पाए तो 75 पीस करके आप धुरी के उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और ये बड़ी शानदार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आपके बिजनेस के अंदर ये माइलस्टोन का काम करने वाली है। अगर आप वहां पे वहां का नज़ारा देखेंगे, वहां जाएंगे, तो आपको पता लगेगा। और आपका बिजनेस, यानी कि आपकी टीम से ये भी टारगेट लेना है कि आप खुद तो जाएं, आपकी टीम से भी कुछ साथी जाए। मान लेते हैं किसी साथी ने अभी तक एक पीस भी गामा नहीं किया है, तो भी वो इस महीने अगर रोजाना रोजाना के रोजाना 3 पीसों पे फोकस कर लें। और 3 से अभी काम नहीं चलेगा। आज तारीख हो गई है, 9 तारीख हो गई है, अपने पास 21 दिन है। 2184, यानी कि रोजाना 4 पीस अगर वो देना शुरू करें तो वो भी विद कपल इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। देखिए, कुछ किसी को लगेगा कि रोजाना 4 पीस तो बहुत खतरनाक है, कैसे कर पाएंगे। परंतु लीडर एग्जाम्पल से अपने आप को प्रूव करते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ काफी सारे लीडर्स हैं, और वो अपने आप को प्रूव करेंगे। अगर उन्होंने किसी कारण से अभी तक नहीं किया है गामा, तो गामा के 85 पीस आज से फोकस कर लेना है। 4 पीस अगर कईयों के माइंड में है कि आज किसको बेचूंगा, तो आप तो अपने घर के लिए 4 पीस ले सकते हैं, कल से उन्होंने बेचना शुरू कर देना है। इस प्रकार से उस टारगेट को जरूर ध्यान में रखना है। आप सब इंतजार कर रहे हैं मार्केटिंग प्लान का, तो मार्केटिंग प्लान के लिए आमंत्रित किया जाए। यस सर। बिल्कुल, मेरे को आप सबके मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं, और मैं समझ भी पा रहा हूं कि आप कितना इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी जबरदस्त जबरदस्त वाली तालियां, ऐसी तालियां होनी चाहिए कि जो बिटिया बिल्कुल पूरा जोश में आके मार्केटिंग प्लान दिखाए। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आमंत्रित करने जा रहा हूं मिस रोशनी शर्मा जी फ्रॉम पंजाब। वेलकम बेटे। थैंक यू सर। सभी को मेरा जय आरसीएम। मेरा परिचय, मैं रोशनी लालडू से और चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन करने के साथ साथ इस शानदार सिस्टम का हिस्सा हूँ और इस सिस्टम को सीख रही हूँ।
आज का जो मेरा, जैसे सर ने बताया कि मैं ग्रेजुएशन की सच्चाई के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा, पर मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है। बट हमें ये मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, वो भी आरसीएम में क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड, इस इंडिया में काफी सारे मार्केटिंग सोर्सेज हैं, मार्केटिंग करने के काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो हमें आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? तो वो क्यों करना चाहिए, उस क्यों के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के थ्रू हम क्यों ग्रेजुएशन के साथ साथ इसे कैसे कर सकते हैं, और इस प्लान को करने से क्या फायदा है। और लास्ट में मैं इस बारे में कहूंगी कि लोगों की ना 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 को हाँ 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 में कैसे बदला जाए। तो पहले मैं कहूंगी कि आज की मीटिंग मैंने बहुत तैयारी की है और काफी शानदार रहने वाली है। तो स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए कहूंगी, और आप लोग के भी बच्चे होंगे तो आप उनको भी समझाइए, क्योंकि मैंने खुद इस चीज से गुजर रही हूँ और मैंने काफी एक्सपीरियंस किया है कि आज की एजुकेशन से हमें क्या मिल सकता है और इस बिजनेस से क्या मिल सकता है। तो थोड़ा सा मैं आज पैकेज के बारे में बात करूंगी कि हमें पता है कि आजकल कॉलेज में, बड़े कॉलेज में इसलिए लगते हैं कि वहाँ का पैकेज बहुत हाई होता है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहां पे एक बच्चे को अगर वो एबल है तो उसको 35 लाख रुपए सैलरी मिलती है। और भी हिंदू कॉलेज हो गया, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, जो बच्चा सक्षम है उसको इतनी सैलरी मिलती है, ये पैकेज होता है। तो ये तो वो बच्चे हो गए जिनका इन टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो हमें तो लगता है कि पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर तो ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, उसके बाद लाइफ सेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मुट्ठी भर बच्चों की कहानी है। बाकी बच्चे जो रह जाते हैं वो कुछ ट्राई सिटी में होते हैं, जैसे दिल्ली मुंबई चेन्नई हो गया। यहाँ पे भी ऑन एन एवरेज बच्चों को एनुअल इनकम में कहूँ तो 2,50,000 से 3,50,000 तक की सैलरी होती है। तो सारी एवरेज बात करूं तो ट्राई सिटीज में भी ज्यादा से ज्यादा 25,000 से 30,000 तक की कमा सकते हैं। ये होगी। और ये तो बात थी चेन्नई मुंबई पुणे दिल्ली जैसे ट्राई सिटी की बात। अगर हम थोड़े और लो सिटीज में जाएं, टायर 1 टायर 2 टायर 3, और थोड़ा गांव साइड में जाएं, तो वहां क्या लगता है आपको कितनी सैलरी होगी, बच्चों को कितनी ही मिल जाती होगी? इनकी भी जो छोटे मोटे शहर में जो हाफ सीए होते हैं ना, जिनका भी सीए नहीं हुआ होता, सीए के साथ साथ वो जॉब कर रहे होते हैं, वो सारे ग्रेजुएटेड बच्चों की जॉब खा जाते हैं। तब भी थोड़ी बहुत 10-15 हजार तक की जॉब बच गई। तो जो इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं वो फ्री बराबर पैसे में वो सारा काम कर देते हैं। तो सारा निचोड़ देखा जाए तो यहीं से शुरू होती है बेरोजगारी, मसला यहीं से शुरू होता है। जैसे मैंने बताया कि इतने इतने एवरेज है बच्चे, कुछ मुट्ठी भर होते हैं जिनकी 35 लाख से लेकर 40 लाख तक की एनुअल सैलरी लगती है। लेकिन जो बच्चे रह गए उनका क्या? मैंने एक डाटा स्टडी किया था, 2023 में 49 लाख स्टूडेंट्स ने बीएससी में और 43 लाख स्टूडेंट ने बीकॉम में एडमिशन ली। हमें सारा पता है, सारी सिचुएशन पता है कि हाईएस्ट पैकेज इन बच्चों को मिलेगा। वैसे अगर मैं देखूं 49 स्टूडेंट है, जो ये मैंने टॉप यूनिवर्सिटी बताई, इन सबकी सीट्स को मैंने कैलकुलेट किया तो ये 15,000 सीट्स बनती है। अब 43 लाख स्टूडेंट्स की सीट में से 15,000 सीट्स को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनका पैकेज सेट है, हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो बचता है 42,85,000। तो इन बच्चों का अब क्या होगा? सरकार इन्हीं इन्हीं के लिए तो सारा मसला है। यही तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। हम भी उनमें से ही आते हैं, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट कितना भी कर ले, इतने परसेंट उन्होंने निकाल रखा है, इतनों को नौकरी देनी है, उसके बाद जो बच जाते हैं उनका क्या? तो जैसे मैंने कहा 42,85,000 स्टूडेंट बच गए हैं, तो अब इनका क्या होगा? इन्हीं के लिए सारी लड़ाई चल रही है इलेक्शन में भी कि हम रोजगार देंगे, ऐसे ऐसे काफी मामले चलते हैं। तो ये बच्चे, अब इनके पास 3 ऑप्शंस रहते हैं जहां तक मैंने सोचा है। पहला ये सोचते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, अब ग्रेजुएशन तो हो गया, जिसमें हमें पता है कि सक्सेस रेट कितना ही है, बहुत ही कम है, बहुत गिने चुने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। दूसरा आगे की पढ़ाई, जिसमें आगे के पैसे भी चाहिए होते हैं। तीसरा काम चलाऊ जॉब, जिसमें 10 से 15 हजार तक का काम कर ले कि मम्मी पापा को ये कह दें कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया हूँ या हो गई हूँ, अब मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, पर आप
खुद से पूछना कि क्या वो पैसे बहुत है। अब यहाँ सबके माइंड में आ रहा होगा कि बिजनेस सबसे अच्छा है। अब जितना अच्छा बिजनेस है उतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ये तो हम सबको पता है। तो यहाँ से मेरे माइंड में है, एक बात तो क्लियर थी कि अगर इन तीनों में से मैंने कुछ भी किया, गवर्नमेंट जॉब, आगे की पढ़ाई या काम चलाओ जॉब, इसमें मेरे जरूरतें पूरे हो जाएंगे, सपने कभी पूरे नहीं होने वाले, ये हम सबको पता है। तो और सक्सेस रेट भी इन तीनों कामों में 1 से 2% तक का है। उसके बाद फिर अगर आपको जरूरतों के साथ साथ सपने भी पूरे करने हैं तो एक ही ऑप्शन दिखता है, बिजनेस, और उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ अभी भी आरसीएम को नहीं ला रही हूँ, क्योंकि आज मैं बिल्कुल न्यूट्रल बात कर रही हूँ ना, मैं साइड खींच रही हूँ। सिर्फ एक न्यूट्रल डाटा की बात कर रही हूँ कि ऐसा ऐसा होता है और आरसीएम क्यों करना चाहिए। आरसीएम से पहले मैंने फोर एवर में ट्राई किया था, क्योंकि मैं इसी ईयर आरसीएम को मैंने ज्वाइन किया, कुछ ही महीने मुझे हुए हैं। तो फोर एवर में मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, और उसमें मैंने देखा कि 30,000 रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं वो। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये काम करती क्यों। वो ऑलरेडी मुझसे 30,000 और मांग रहे हैं। तो मैंने 200 तो रजिस्ट्रेशन के करे थे, फिर मैं वहां से यू टर्न ले लिया मैंने कि नहीं, अब ये फॉर एवर तो नहीं करना। और जैसे कि मेरे डैडी पहले से करते हैं आरसीएम, उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया, सेमिनार्स वगैरह में लेके गए। वहां से मुझे समझ आया कि हाँ, एक ऐसा बिजनेस हो सकता है जहां पे इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या करना है, बस दुकान बदलनी है। अ, दुकान बदलनी है, ये तो हमने बहुत बोलना आसान है कि दुकान बदलनी है, बट ये दुकान बदलवाना इतना मुश्किल हो जाता है ना लोगों से बदलवाने के लिए, कि आपको तो बस दुकान बदलनी है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, काफी ना मिलती है, बहुत ना 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 ना। उसके बाद एक हाँ मिलती है ना, उस हाँ पे भी विश्वास सा नहीं होता कि आज चलो फाइनली हाँ मिली है। तो वहां से मुझे ये पता लगे कि अगर जरूरतों के साथ साथ सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना है। और जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट आरसीएम यहाँ से राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसका फुल फॉर्म है, ये बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, बस आपके खर्चे जहाँ हो रहे हैं ना, उस खर्चों को आरसीएम से करना है बस। ये मेरा टूल है। जैसा कि मैं मीटिंग में गई हूँ, सर भी बताते हैं कि इफ आप जंग लड़ने जा रहे हो, आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, तो कैसे आप जीतोगे, आपको लगता है कि आप जीतोगे। तो वैसे ही मैं हमेशा अपने बैग में ये टूल रखती हूँ। और कुछ वुमेन न्यूट्री चार्जेस वगैरह के हैं, तो जहां मुझे दिखता है कि जंग छिड़ने वाले हैं, अपना टूल निकाल देती हूँ मैं सबके सामने कि ये मेरा टूल है। तो ये जो A4 शीट है, ये अभी मैं आपको ओरली बता देती हूँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी आपको समझा सकूं और आपके माइंड में वो पिक्चर बन सके जो मैं बताना चाह रही हूँ। आरसीएम के बारे में हम जानते ही हैं कि इसके 3 मेन उद्देश्य हैं। पहला, स्वास्थ्य रक्षा यानी हेल्थ सेफ्टी। दूसरा, स्वावलंबन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। साल में एक बार वुमेन्स डे होता है, लेकिन आरसीएम डेली वुमेन्स को एम्पावर करने में लगा है। क्या ये हर दिन के वुमेन्स डे से कम है क्या? रोज वुमेन को एम्पावर करने में लगा है। सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे का स्टेटस नहीं लगाता, बल्कि वुमेन्स को सपोर्ट किया जाता है यहाँ कि आप कैसे पुरुषों के मुकाबले में बिजनेस कर सकते हो। और इसके मार्केटिंग प्लान की बात करूं तो पहला ही पॉइंट आता है हमारा, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग प्लान। ये हम सब ने समझा है, सारी मीटिंग्स में हम सबको पता है कि ऐसे ऐसे चैन्स होती हैं। ग्राहक होता है सबसे पहले तो, कि ग्राहक जो है सामान दुकानदार से खरीदता है। अब ऐसा तो है नहीं दुकानदार अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के कि हाँ दाल पीसो बेचना है ग्राहक को, ऐसा तो नहीं होता। वो भी पीछे से कहीं से लेता है, घर पे पीसने लगे तो माल ही ओरिजिनल हो जाए अपना, तो ऐसा नहीं होता। वो पहले दुकानदार से सामान लेता है, दुकानदार होलसेलर से, फिर वो डीलर से, डीलर एजेंट से, एजेंट लेती है कंपनी से। ये सारे समाज सेवा तो कर नहीं रहे, हमें सबको पता है समाज सेवा तो कर नहीं रहे है, अपना अपना परसेंटेज ले रहे होंगे अपना इनकम का। और बीच में फिर कटरीना कपूर मैडम भी आ जाती है ऐड लेके, उनको भी साबुन का ऐड करना होता है, वो भी अपना ऐड करती है। मेन तो वही कमीशन लेती है अपना ऐड का। भले ही वो ना यूज करे साबुन, लेकिन उनका मानना है कि साबुन लगा के आप गोरे हो जाओगे।
तो यही सुन के ग्राहक जो है सामान खरीद लेते हैं। मैंने ये सारे ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग जो मैंने समझा है ना, मैं आज बैठ के सोच रही थी थोड़ा कि किस वे में मैं मीटिंग दूं। तो मेरे ध्यान में ना एक मूवी का सीन आया। जैसे आप सब में से गए होंगे मूवी देखने, जनरली सब जाते हैं फैमिलीज के साथ। आज की जनरेशन में तो काफी कॉमन है, मूवीज अलांटे वगैरह जाते हैं देखने। तो क्या देखते हैं, हम बैठे हैं सीट पे, आगे ऐसे पर्दा लग जाता है, पीछे सारी सेटिंग चल रही है, मूवी कैसे कैसे शो करना है ऐसे ऐसे। और फिर जब सब सेटिंग हो जाती है, पर्दा गिरा देते हैं। बाकी जो सामने जो ऑडियंस बैठी है, मूवी देख के कहते हैं बहुत अच्छी मूवी है। सेम यही है ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग। ग्राहक को बिठा दिया जाता है, आगे पर्दा लगा दिया जाता है, अब पीछे दुकानदार, एजेंट, होलसेलर, कंपनी सारी सेटिंग कर रहे हैं अपनी, अपना अपना कमीशन निकाल रहे हैं, सारी सेटिंग कर दी, ग्राहक को कुछ ना पता लगे। जैसी सारी सेटिंग होगी, पर्दा हटा देते हैं। ये लो जी, प्रोडक्ट ऐसा है, गोदरेज का साबुन, संतूर मोम, ये हम ले लेते हैं। अब हमें तो बनी बनाई मूवी दिख गई, वैसी बना बनाया प्रोडक्ट दिख गया। मूवी देखने के बाद पता लगता है बच्चे मूवी से बिगड़ रहे हैं। वही वो मार्केट का प्रोडक्ट यूज करने के बाद, हॉस्पिटल में जाने के बाद पता लगता है जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, वो भी मार्केट के तेल से, पाम ऑयल से। तो मुझे ये सारा ना मूवी थिएटर वाला सीन लगता है, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग। बट इस मूवी थिएटर को बदल के हमने आरसीएम बिजनेस इंट्रोड्यूस किया है कि पर्दे का सिस्टम ही हटाओ, बिल्कुल वो रहनी चाहिए, पार्शलिटी कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर व्यू रहना चाहिए ग्राहक और कंपनी के बीच में, कोई पर्दाबाजी नहीं होगी, पर्दा ही हटा दो। इट मींस एजेंट, डीलर, होलसेलर, दुकानदार, इनको हटा दो। सिर्फ होगी कंपनी, एक होगा आरसीएम का स्टोर, ठीक है, पीयूसी कहते हैं जिन्हें, और एक होगा ग्राहक। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं बताए। हमारे जो थिएटर वे ऑफ मार्केटिंग, मैं दूसरा नाम दूंगी इसको, जिसके थे एक तो इनमें प्रोडक्ट हमें महंगा मिलता है, दूसरा जगह जगह अलग रेट मिलता है, और अधिक खरीदारी पे कच्चे बिल भी देते हैं। कभी आपने देखा नहीं होगा कि जीएसटी काट के आपको बिल दे रहे हैं ये, ठीक है। और पैसे कमाने का तो कोई सोर्स ही नहीं है, क्योंकि पैसे आप कमाओगे तो कैटरीना कैफ जी क्या कमाएंगी, उनको भी तो चाहिए ऐड करने के पैसे। तो जब मैंने आरसीएम के फायदे देखे, तो मतलब इसके नुकसान इतने ज्यादा लग रहे थे ना मुझे, ट्रेडिशन में मैं पहले से थी, जब मैं बचपन से, मुझे क्यों नहीं पता आरसीएम के बारे में। तो मैंने फायदे देखे, एक तो प्रोडक्ट सस्ते हैं, दूसरा पूरे भारत में एक ही रेट है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी चले जाओ, एक ही रेट मिलेगा प्रोडक्ट। इफ कोई साबुन 10 का है एमआरपी, नो उसकी एसपी रेट है, तो वो हर जगह एक ही रेट हो। और 100% शुद्ध प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने पहला ऑब्जेक्टिव बताया था इसका, स्वास्थ्य रक्षा यानी कि हेल्थ सेफ्टी। तो हेल्थ सेफ्टी इसका मेन उद्देश्य है, 100% शुद्ध प्रोडक्ट बनाता है। और पैसे कमाने का भी मौका है, क्योंकि बिजनेस का नाम आया है, तो पैसे तो ऑब्वियसली आप कमाने का, आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, लीडर बनने का मौका मिलता है। आप किस तरह से लीडरशिप क्वालिटी सीख सकते हो, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। और एक मेन चीज जिसको सबको इंतजार रहता है, कि हर 6 महीने बाद अब प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। ये आपने कभी नहीं देखा होगा बाहर। मतलब मैं कह रही हूँ, एक 10 रुपए भी नहीं छोड़ता होगा बाहर का लाला। लेकिन आरसीएम में 6 महीने रेगुलरली सामान लेने से एक कंसिस्टेंसी रिवार्ड मिलता है 7वें महीने, जो कि होता है फ्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। और आप इसमें अभियान प्रचार में भी पार्ट ले सकते हैं ना। और इसके मैं थोड़ी बायोग्राफी के बारे में बात करूँ स्टार्टिंग से, कि आप सब सोच रहे होंगे इतना शानदार बिजनेस है, किसने ऐसा थॉट सोचा, स्टार्टिंग से कैसे हुआ होगा, क्या कब शुरू हुआ, कैसे माइंड में आया। तो ये इतना शानदार सिस्टम हमारे सर जो है टीसी छावड़ा जी, राजस्थान के हैं, उनके माइंड में ये आया बिजनेस। पहले ये बिजनेस जो है सन 2000 से शुरू हुआ था, आज 2025 है, ठीक 25 साल हो गए इस बिजनेस को। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि इस पे डाउट करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी आरसीएम हर एक प्रोडक्ट का आपको डेमो दिखाता है। अभी भी कुछ मीटिंग्स में जाते हैं, आपको डेमो दिखाए जाते हैं कि क्यों मार्केट वाला सामान ऐसा है और हमारे में क्या डिफरेंस है। और बेशक इसको 25 साल हो गए हैं तब भी, और
एक ग्राहक था पहले, अब एक ग्राहक से 1 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक हो गए हैं। एक प्रोडक्ट था। मैं तो जैसे अभी मैंने सीखा इस बिजनेस को, जो बहुत पहले से कर रहे हैं उनको पता होगा कि इसमें एक प्रोडक्ट था, आई थिंक कपड़ा था। तो एक प्रोडक्ट से आज 400+ प्रोडक्ट्स हैं। 400+। कितनी खुशी की बात है, ये 25 साल में 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं, और किसी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, सब एक रेट। एक स्टोर था, आज 10,000 से भी अधिक स्टोर है। अच्छा, तो इस बिजनेस को सीखने के लिए मुझे जहां तक लगता है, आपको 3 पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 3 पॉइंट्स जो आपको टर्म्स है सीखने पड़ेंगे। सीखना क्या है वैसे पता ही होगा, कि पहला है एमआरपी, दूसरा एसपी, और तीसरा पीवी। एमआरपी वो जो प्रोडक्ट का वास्तविक मूल्य होता है, जो आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे ये मेरे टेबल पे रखा हुआ 5S, इसका जो एमआरपी है, इसका एमआरपी है 550। तो ये है हमारा एमआरपी। तो जो वास्तविक मूल्य है वो होगा एमआरपी, और इस मूल्य पे जो थोड़ा छूट मिलके देती है बिजनेस हमें प्रोडक्ट, उसको कहते हैं एसपी रेट। ये आपको ऐप में भी शो हो जाएगा। तो इफ आप आईडी लगा ले तो आप, तो आपको एसपी रेट पे वो प्रोडक्ट मिलेगा, जो कि 10 से 20% के डिस्काउंट पे होता है। और तीसरा है पीवी रेट, जिसे कहते हैं परचेज वॉल्यूम। सारा का सारा बिजनेस इस परचेज वॉल्यूम पे टिका हो। जितना सामान खरीदोगे उस हिसाब से पीवी बढ़ेगी, उस हिसाब से आपका कमीशन बनेगा। इसका कुछ चार्ट भी है। ऐसे ओरली बताऊंगी तो काफी कंफ्यूजन होगी, मैं आपको बिजनेस के बारे में बता देती हूँ। और इसका चार्ट काफी ऑनलाइन भी अपलोड करा हुआ है, बिजनेस आरसीएम की वेबसाइट पे भी अपलोड करा हुआ है, कि इतने से इतने पीवी पे आपका इतने % कमीशन बनता है, इतने बनता है। इसमें काम क्या करना है, अब ये होगा माइंड में। टीम वर्क करना है, टीम बनानी है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, टीम होती है ना अपनी, टीम के साथ अपना ही बंदा अपनी टीम से जैसे गद्दारी नहीं कर सकता, वैसी आरसीएम के सारे जितने भी मेंबर हैं, सारे ही उस टीम के अंदर है। कोई किसी से गद्दारी नहीं कर सकता, यहाँ पे कोई गद्दारी नहीं होती है। तो यहाँ पे टीम बनाना है। एक मेरा लेग है, मैं हूँ। तो मैं नीचे 2 की ज्वाइनिंग कराती हूँ, वो नीचे 2 की कराते हैं। परचेजिंग कराते हैं 1500-1500 पीवी की, अगर हम 6 महीने परचेजिंग करते हैं तो 7वें महीने 1500 पीवी फिर फ्री मिलता है। ऐसे ऐसे ये 2000 का भी होता है, 5000 का भी होता है, और उस हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ इनकम मिल जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं इसमें, और आपको पैसे सीधा अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और मुझे हुए हैं पैसे ट्रांसफर, मेरे मेरे काफी छोटा सा स्टेप है। थोड़े से पैसे, बट मुझे इतनी खुशी हुई ना कि वो मेरी पहली इनकम है। 107 रुपए है, बट मुझे खुद से ऐसा हो रहा है कि मैंने खुद से कमाए हैं, कुछ नहीं किया है, बस सामान खरीदा है और 2-4 फ्रेंड्स को और खरीदवा दिया है, और अपने आप मेरे अकाउंट में 107 रुपए आ गए हैं। तो इतनी खुशी की हुई मुझे कि मैंने बस थोड़ा सा पार्ट टाइम किया था, अब मैं इसको थोड़ा और डेडिकेशन, फुल मोटिवेशन, विजन और टारगेट लेके करूं तो क्या कुछ मिल सकता है मुझे। जरूरतों के साथ साथ नहीं पूरे हो सकते हैं। तो ये था मार्केटिंग प्लान। हमने बात कर ली ग्रेजुएशन की सच्चाई की। मार्केटिंग प्लान हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे होता है, बिजनेस ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि लोग लोग मानते नहीं है। ये सबका सवाल है, ये मेरा भी सवाल था। ये सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे 3 महीने हो गए। मैं हर मीटिंग, हर जीरकपुर की सेमिनार में गई, कुरुक्षेत्र में भी गई। फाइनली मुझे आंसर मिला इसका, कि लोगों की ना 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 को हाँ 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 में कैसे बदला जाए। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी आपको। आपको ऐसा लगता है कि हम किसी को प्लान दें और वो झट से हाँ कर दे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे तो भगवान भी नहीं मानते हैं कि एक बार व्रत कर लिया भगवान ने फल दे दिया, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता। ऐसे कोई कस्टमर कैसे ही मान लेगा। मेरे रिश्तेदार है एक, तो मैंने उनकी ज्वाइनिंग कराई थी। तो काफी क्लोज थे वो, मुझे लगा, हमें ऐसा लगता है ना कि रिश्तेदार हैं, अगर ये खरीद ले तो हमारा बिजनेस तो चल पड़ेगा। असली दुश्मन वही होते हैं। सब खरीद लेंगे सामान, लेकिन अपने रिश्तेदार नहीं खरीदेंगे। मैंने ज्वाइनिंग कराई थी अपने किसी रिलेटिव की, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए। अब रिश्तेदारी है, ना तो वो करेंगे नहीं, उन्होंने लिहाज रख के मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। मैंने उनकी ज्वाइनिंग कर दी। तो मैंने कुछ दिनों बाद कहा कि
आप सामान खरीद लो कि आपकी आईडी लग गई है तो भी आईडी ग्रीन हो गया, ऐसे कि तभी आपका बिजनेस बिल्ड होगा, सामान तो खरीदना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ खरीदेंगे, पैसे आएंगे तब खरीदेंगे। 3 महीने हो गए हैं, अब तक उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो 3 महीने से घास खा रहे हैं क्या, मतलब कहीं से तो वो सामान खा रहे हो। मैंने उनको सब बताया इसकी शुद्धता के बारे में, आपको दुकान चेंज करना है, क्योंकि आज के टाइम पे ना कलयुग चल रहा है। अगर हम किसी के फायदे के बारे में बात करेंगे तो उनको जरूर लगेगा कि जरूर इसका फायदा ज्यादा है, भले ही सामने वाले का फायदा हम ज्यादा सोच रहे हैं, बट उन्हें लगेगा कि इसका फायदा हो रहा है तभी मुझे कह रहे हैं। तो हमें ऐसे लोगों से घबराना नहीं है। आप 10 गज की दूरी बना लीजिए चाहे ऐसे लोगों से, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते। एक की ना सुन के सबकी ना मत समझे। मैंने कुछ नहीं बोला उन्हें, कोई बात नहीं, मैंने और काम किया। मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को ज्वाइन करा, उन्होंने काफी प्रोडक्ट्स भी लिए हैं। इस महीने में वो परचेजिंग करेंगे, और डेली मैं प्लान देती रहती हूँ। मेरे बैग में ये टूल मेरे साथ रहता है, तो जब जंग में उतरे हैं और टूल मेरे साथ है तो डर किस बात का। अब लोगों के माइंडसेट को तो बदल नहीं सकते हैं। अगर वो माइंडसेट बदले, कि दिशा बदलने से दशा बदल जाती है। मैं यही कहूंगी कि अगर आपको किसी की ना मिल रही है कोई बात नहीं, अगर आपको 10 ना 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 भी मिल रही है ना, फिर भी 11वीं बार आप ट्राई करो, क्या पता वो 11वीं हाँ ही हो। एट द एंड ये कहूंगी कि काफी कुछ सीखा है इस बिजनेस से। और जो कहते हैं कि मुझे आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत महंगा लगता है, तो अगर आपको अपनी हेल्थ सस्ती लगती है ना, तो आरसीएम का प्रोडक्ट आपको हमेशा महंगा ही लगेगा। और दूसरी बात ये कि जिनको हॉस्पिटल घूमने की आदत होगी है, सैर करना या अच्छा लगता हो घूमना हॉस्पिटल, डॉक्टर्स अलग अलग देखना, तो वो भी मार्केट का सामान खाएं, बहुत अच्छा है। रोज आपको महीने में 2-4 बार तो आप हॉस्पिटल घूमने जा सकते हो, बहुत अच्छा ये ट्रिक है हॉस्पिटल घूमने का। इफ आपको हॉस्पिटल नहीं जाना, अपने पैसे बचाने हैं और उन पैसे से भी पैसे बनाने हैं, तो आरसीएम आपका वेलकम करती है, हर किसी का वेलकम। और जिसने नो भी करी है ना, वो अगर अभी भी यस करे ना, तब भी आरसीएम इज फॉर यू, वेलकम करती है तहे दिल से कि हाँ अगर आपको अभी भी अकल आ गई है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और एट द एंड मैं ये कहूंगी कि ये बिजनेस जैसे कहते हैं कि वुमेन्स नहीं कर सकती हैं, ज्यादा मेंस के लिए होता है, तो मैंने जहां तक सीखा है ना इसमें, इस जितने भी वुमेन्स ये मीटिंग ज्वाइन कर रही हैं, जिनको लगता है कि हम तो हाउस वाइफ हैं, हम तो जॉब करती हैं, हमें टाइम नहीं लगता करने का बिजनेस, काफी मैंने एक्सक्यूजेस सुने हैं। कहते हैं कि मुझे तो टाइम नहीं लगेगा, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो बिजनेस है ना, दो ही काम करने हैं इसमें, एक तो चर्चा, दूसरा खर्चा। और इतिहास गवाह है कि औरत से ज्यादा कोई चर्चा और औरत से ज्यादा कोई खर्चा कर ही नहीं सकता। तो कैसे कह सकते कि वुमेन्स नहीं कर सकती, इसमें मैनेज करने वाली भी कोई बात नहीं है। चर्चा और खर्चा ये दो चीजें करनी है, वहां से आपको आएगा पैसा, पैसा ही पैसा। तो लास्ट में ये कहूंगी कि टारगेट सेट करें, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ इस बिजनेस को सीख रही थी और कर रही थी, कोई टारगेट नहीं था, तब मुझे 107 रुपए मिले हैं। और मुझे अंदर से ऐसा मोटिवेशन आ रहा है कि मैं टारगेट से काम करूं, एक विजन लेके काम करूं, क्योंकि डिफरेंस होता है, या तो हम पहले तीर चलाएं फिर सर्कल लगाएं। वही मैंने एक मीटिंग में सीखा था कि हमने पहले तीर चला दी फिर सर्कल लगा दिए, वो टारगेट, तो वैसे हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। पहले हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा, फिर तीर चलानी पड़ेगी। भले ही इधर उधर लगे तीर, कभी तो पॉइंट पे लगेगा। वैसे ही मैं, जैसे अब मैंने सोचा है मैं अपना टारगेट सेट करूं, वैसे ही आप सबको कहूंगी जो भी बिजनेस में है अपना टारगेट सेट करें, अपने डाउनलाइन और अपने साथ के टीम मेंबर्स को मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट करें, और ज्यादा से ज्यादा सेमिनार अटेंड करें। क्योंकि ऑनलाइन हम रोज मीटिंग अटेंड करते हैं, जब हम फेस टू फेस अपीयरेंस देखते हैं लीडर्स का, उनका जो जोश देखते हैं ना, उनके अंदर का जज्बा देखते हैं, कि उनके बोली से झलकता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, कैसे वो इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक गए हैं, वो पूरी जर्नी बताते हैं। तो जब वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना, वो बहुत काम की चीज होती है। तो ज्यादा से ज्यादा सेमिनार अटेंड करें और कोशिश करें कि रोज
जब भी हो सेमिनार या मीटिंग, किसी ना किसी नए बंदे को इंक्लूड करें, क्योंकि हर एक नया इंसान नई बदलाव कर सकता है। हर एक नया इंसान एक नई बदलाव हो सकता है। क्योंकि मैंने भी पहले सबको मीटिंग भेजा है, 10 को भेजते, भले उसमें से 2 अटेंड करते हैं, कुछ होने हो जाता है। तो टारगेट सेट करें, विजन क्लियर करें, और ये मैं भी करूंगी, आप भी करें। और जैसे सर ने कहा था, मैं सेकंड जनरेशन की हूँ, तो सेकंड की हूँ, बट आप जैसे फर्स्ट जनरेशन से ही मैंने काफी कुछ सीख के आज आप सबके सामने सर्व किया है एक तरह से। तो मेरे से कोई गलती हुई हो या मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। और कहीं मैंने कोई गलती करी हो प्लान बताने में तो सर प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोशनी जी, बड़ा शानदार प्लान दिया है। ओवर टू क्वेश्चन। बहुत बहुत शानदार प्लान दिया है, आप सभी तालियां बजाएंगे। बस एक चीज का मिस्टेक रहा है, आपने समय का ध्यान नहीं रखा है। चीफ स्पीकर थे हमारे, वो वेट करे थे आधी मीटिंग। हालांकि लग रहा था सभी टीम को, पूरी टीम को, सारे साथी सहमत भी होंगे बड़ी अच्छी प्रकार से कि पूरा का पूरा टाइम रोशनी जी को दे देना चाहिए था। लेकिन वो तब होता है जब आप चीफ स्पीकर होते हैं, तो हमें चीफ स्पीकर का थोड़ा ध्यान रखना होता है उनके टाइम को। बाकी बड़ा शानदार जानकारी रही, कैसे पढ़ाई करनी है, क्यों जरूरी है, कहाँ पे क्या क्या है। इस सब के लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी दिल की गहराइयों से जबरदस्त तालियां बजाएंगे बिटिया के लिए। और एक बात मेरे को जरूर विश्वास हो गया है कि कभी न कभी हम इनको चीफ स्पीकर भी बनाएंगे, पूरा का पूरा मीटिंग इनकी रहेंगे, पूरा का पूरा 1 घंटे का टाइम रहेगा, क्योंकि 1 घंटे के अंदर जितना जोश इनमें है, 1 घंटे के दौरान वो सारी बातें हो पाएंगी। और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि हमारे चीफ स्पीकर को टाइम पहले ही कम रहा है, तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। बुलाऊं? यस, पूरी टीम वेट कर रही यस है। सर। तो मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ देवेंद्र शर्मा जी अंबाला से। बहुत ग्रेट लीडर, बड़े शानदार पर्सनैलिटी, जहां जाते हैं बिजनेस का छा जाते हैं। वेलकम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज सबसे पहले तो हम सभी लोग, मैं चाहूंगा कि रोशनी बिटिया के लिए एक बार दोबारा से क्लैपिंग की जाए कि इतनी शानदार जानकारी उन्होंने हमारे बीच में रखी। पढ़ाई करते हुए इतनी शानदार नॉलेज, देखिए मैंने पहली बार सुना है। तो ये मैं जरूर कहूंगा कि हर व्यक्ति को जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। और 1 मिनट सर, मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ एक। चलिए, जब तक देवेंद्र जी आ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ 107 रुपये आने के बाद में इतना जोश है, जब उसके आगे एक जीरो लगेगी तो जोश कितना होगा, अगर 2 जीरो लग जाएंगी इतना होगा, 3 जीरो लगेंगी तब देखना कितना होगा। जी चलिए, बहुत देवेंद्र बहुत जी। धन्यवाद सर। और मैं आज स्पेशल थैंक्स करता हूँ हमारे सबके सीनियर कौशिक साहब का कि उन्होंने मुझे समय दिया। और दूसरा ये कि हम सब के जो सीनियर हैं, फायर ऑफ आरसीएम बिजनेस, श्रीमान ऐसत्री जी, मैं उनको एक बार प्रणाम करता हूँ कि हमें इस लायक समझा कि हम अपनी टीम को आगे गाइड कर सकें, आगे बातचीत कर सकें। तो आइए अभी हम बात करते हैं। प्लान बिटिया ने बता दिया है, डाटा सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। लेकिन मैंने आज कुछ एक नेट से सर्च किया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि काम क्या करना है, तो आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति अगर काम करता है, जब तक उसको ये पता ही नहीं होगा कि इस फील्ड में जब तक हम ये काम ना करें तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जितना मर्जी समय उसको काम करते हुए हो जाए, लेकिन जब तक ये पता ही नहीं होगा कि ये रास्ता जा कहाँ रहा है, तो हम चलेंगे कैसे उस पे। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट्स नोट करने चाहिए तो आप भी उसको नोट कर सकते हैं। इसमें मैंने 4 पॉइंटों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करूंगा आप लोगों से। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि लक्ष्य निर्धारण और योजना, मतलब टारगेट को अगर हम सेट करें और उसकी एक प्लानिंग बनाएं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।
और हर जगह पे हर काम में टारगेट बनाता है व्यक्ति सर, और उसकी प्लानिंग भी करता है, हर जगह होता है ये। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग में इस काम को किया जाए तो ये बिल्कुल आसान भी हो सकता है और हम इजीली आगे भी बढ़ सकते हैं। तो उसमें जैसे पहला था लक्ष्य निर्धारण में सर, हमारा व्यक्तिगत लक्ष्य है कि हमारा खुद का क्या लक्ष्य है, खुद का लक्ष्य है निर्धारित कीजिए आप लोग सर। और उसमें अपने टीम के हर साथी के साथ मिलके, उनके साथ बैठ के उनका भी एक टारगेट सेट कीजिए। वो टारगेट उनका साप्ताहिक भी सेट करना है और मासिक भी सेट करना है, यानी कि 7 दिनों का क्या टारगेट है हमारा और 1 महीने का क्या टारगेट है, वो हमने सेट करना है। जैसा हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो जो भी हमारे अध्यापक थे, टीचर रहते थे, वो हमें छुट्टी होने के बाद काम देते थे घर पे कि आपने ये करके लेके आना है। और जैसे मान लो बाई चांस कोई छुट्टी बीच में आ जाती थी 2 दिन की और आगे संडे भी हो जाता था, तो 3 दिन की वो छुट्टी रह जाती थी, तो वो 3 दिन का काम उस समय पे देते थे। और 6 महीने में एक बार उस समय पेपर होता था जिसको कच्चे पेपर बोलते थे, फिर मार्च में जाके वो पक्के पेपर होते थे। तो वो उस टाइम में उतना काम हमें दिया जाता, यानी कि ये टारगेट था कि आपके पेपर है, आपने ये काम करना है, अगर आप इस काम को करके लेके आओगे तो आप इस पेपर के अंदर पास हो सकते हो। अगर यही काम हम आरसीएम में यहाँ पे कर लें तो यहां पर भी आगे बढ़ना बिल्कुल आसान हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद क्या है, प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग हमें इस तरीके से करनी है कि जो भी हमने लक्ष्य बनाए है ना, वो हमें स्पष्ट दिखना चाहिए सर, स्पष्ट। भी आपने टारगेट बनाया कि मैंने सर 3 महीने में 70,000 का लेवल क्रॉस करना है। अब आपको वो दिखना चाहिए कि सर मैं ये काम अगर करूं तो मैं उस लक्ष्य पे आसानी से पहुंच सकता हूं। अगर हम इस सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम अगर ये अपने लक्ष्य बनाते रहेंगे तो हम लोग आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं जहां पे हमने जाना है। क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति की शुरुआत, हर मंजिल पे पहुंचने की शुरुआत एक कदम से ही होती है। जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाओगे दूसरा कदम आगे रख ही नहीं सकते। तो इसीलिए अपने साप्ताहिक टारगेट बनाइए और फिर पूरा महीने का टारगेट बनाइए कि मैंने ये करना। और उसमें भी इसमें अत्री साहब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि टीम से पूछ के नहीं लिखना है कि ये इसका 10,000 इसका होगा जी, 20 इसका होगा जी, 30 इसका होगा जी, तो मेरा होगा जी 1,15। पहले अपना टारगेट सेट कीजिए फिर टीम का सेट करवाइए। अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। ये पूरी पूरी संभावना है कि इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरा क्या है सर, प्रोडक्ट की जानकारी। दूसरा पॉइंट है इसमें उत्पाद की जानकारी, ज्ञान और सेल्स स्किल, यानी कि बिक्री कौशल। हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट जैसे हमारे 400 प्लस प्रोडक्ट हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम 400 के एक्सपर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 5 ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लो अपनी तरफ से जो आपको उनकी जानकारी लेने में आपको आसानी रहे। सिर्फ 5 प्रोडक्ट, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हो। उन 5 प्रोडक्टों की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, A to Z। उसके एवरेज में बाजार में क्या प्रोडक्ट है उनकी भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी ले लें और टीम को भी उन प्रोडक्टों की जानकारी दे दें साथ में बैठा के, तो ये बिल्कुल आसान हो सकता है किसी को प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से जानकारी दें। और सेल्स में
क्योंकि आपको पूरी जानकारी है तो कोई आदमी आपको मना ही नहीं कर सकता। जानकारी नहीं है तो हर आदमी मना करेगा, क्योंकि बिना जानकारी के ही रिजल्ट नेगेटिव रहता है। जानकारी के साथ रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है। जानकारी लेके काम करिए, अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। और जब आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, जानकारी देंगे, तो हमारे सामने कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन आएंगे। ऑब्जेक्शन, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। अगर हमें नॉलेज है प्रोडक्ट की, तो हम उनके ऑब्जेक्शन को सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और जानकारी नहीं है तो हम गलत सलत जवाब देंगे, तो उसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं कुछ भी। तो ये दूसरा पॉइंट था सर, प्रोडक्ट की जानकारी, नॉलेज और सेल्स स्किल, ये सबसे पहले खुद सीखना है, उसके बाद टीम को सिखाना है। क्योंकि कोई भी काम सबसे पहले अगर आप खुद करते हो तो वो आसान हो जाता है, और फिर आप दूसरे व्यक्ति को सिखा सकते हो। ठीक वैसे ही जैसे हमारे बीच में राजेश कौशिक जी लेक्चरर हैं, इन्होंने उस मैथ के हैं या साइंस के, जो भी वट एवर सब्जेक्ट है सर का, इन्होंने पहले उस मैथ के सब्जेक्ट को पूरे अच्छे तरीके से स्टडी किया, बार बार प्रैक्टिस की, इसका आंसर कैसे निकलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन्होंने पहले उस चीज को सीखा, फिर आगे स्टूडेंट को सिखा पा रहे। अगर खुद नहीं सीखा होता तो नहीं सिखा सकते। यानी कि सबसे पहले हमें खुद सीखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट की क्या खास बात है, ताकि मैं किसी से अगर बातचीत करूं तो हर कोई व्यक्ति मेरे इस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाए। और तीसरा इसी के अंदर करना सर, हमें आजमा जो तरीका पहले से एडोप हो चुका है उसी पे काम करना है सर। नया तरीका अपने तरफ से कोई भी ऐड ऑन नहीं करना है। आप नया तरीका ऐड मत कीजिए। जो अभी जैसे हम सभी स्कूल में पढ़े हैं, तो जब भी टीचर मैथ का सवाल बोलते थे ना, वहां एक लाइन लिखी जाती थी सबसे पहले ही, कि जैसे हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं सर, उसमें पहले लिखा जाता था मैथ के सवाल में, मान लो मूलधन 100 रुपया। यही बताया जाता था, हर टीचर इसी तरीके से काम करता था। तो अब अगर कोई ये कहे कि सर मान लो मूलधन 100 की बजाय आप 500 रुपए लिखो, अगर हर व्यक्ति अपना अपना तरीका उसमें लगाए तो सवाल का सही आंसर निकल ही नहीं सकता सर, क्योंकि वो आजमाया हुआ तरीका है। मान लो मूलधन 100 रुपए, तो वो 100 रुपए ही है, तभी उसका राइट आंसर निकलता था। तो इसीलिए जो तरीका पहले से ही आजमा चुके हैं ना सर हमारे सीनियर, जो उस रास्ते पे चल के उस मंजिल पे पहुंचे हैं, तो दाएं बाएं पांव मत रखिए। सिंपल तरीका है, जहां उन्होंने कदम रखे आप भी वहीं पे कदम रखिए, तो हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां वो पहुंच गए। समस्या कहां आती है, चैलेंज कब आता है, जब हम उनके पद चिन्हों से भटक जाते हैं, तो जोर भी ज्यादा लगेगा और रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। जैसे अभी बारिश का मौसम था, बहुत सारे हमारे बीच में साथी ऐसे हैं जो खेती करते हैं, और सड़क से लेके हमारे खेत तक मान लो कच्चा रास्ता जाता है। अभी उस कच्चे रास्ते में पानी भर चुका था, तो जो सबसे पहले व्यक्ति अपना, जैसे वो गांव में छोटा बुकी बोलते हैं, बैल या बुकी जो भी बोलते हैं, है ना, जब वो लेके गया तो वहां पे एक निशान बन गए सर, उस टायर के, उस पहियों के। अब उसके बाद मान लो मेरा रास्ता भी वही जाने का है, और मैंने भी अपनी गाड़ी को मान लो उसी रास्ते पे डाल दिया, तो मेरे वाली जो गाड़ी है ना वो आसानी से आगे पहुंच सकती है। अगर मैंने अपनी गाड़ी को उन टायरों के निशान की बजाय अलग अलग उसमें रखा, तो उसमें जो भी उसमें बैल जुड़ा हुआ है या झोटा बोलते हैं जिसको देसी भाषा में, वो है, तो उसका सर जोर भी ज्यादा लगेगा और वो टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा। यानी कि हमने भी सिर्फ एक ही काम करना है, जो हमारे सीनियर्स ने रास्ता बना दिया, जो तरीका उन्होंने बना दिया, हमने उसी तरीके के ऊपर काम करना है।
सिस्टम के अनुसार काम करना, कहने का मेरा मतलब ये है सर, सिस्टम के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट आसानी से मिल सकते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट था सर, टीम का विकास और प्रशिक्षण, एजुकेशन, ट्रेनिंग। यानी कि हम सभी ने, जो भी हमारी टीम में नए सदस्य भर्ती होते हैं, नई ज्वाइनिंग आती है, नए एसोसिएट बाहर आते हैं, हमने उनको जो भी सिस्टम का अच्छा और बढ़िया तरीका है उसके बारे में उनको जानकारी देनी, उनको सिखाना है हमने कि देखो मैंने ये किया है तो आप भी ये करोगे तो आप भी वहां पे पहुंच सकते हो। हमारे सीनियर है, उन्होंने ये काम किया है तो वो वहां पे पहुंचे तो हम भी सर वहां पे पहुंच सकते हैं। हाँ, स्पीड हमारी कम हो सकती है, ये मैं मानता हूं, कम होगी तो थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे जरूर। अगर स्पीड हमारी उनसे तेज है तो हो सकता है जितना समय उन्होंने लिया उससे कम समय में हम उस टारगेट तक पहुंच सकते हैं। यानी कि वो तब होगा जब हम उसी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और नए साथी को भी हम उसी तरीके के बारे में बता देंगे। क्योंकि अभी एक चीज देखिए, जब भी हम शुरुआत में मार्केटिंग प्लान देते थे, मान लो कौशिक साहब ने प्लान दिया ऐसे, मैंने उसमें बदलाव करके बता दिया वैसे, अब जो सामने सुनने वाला व्यक्ति था अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार कौन सा सही है। यानी कि अगर मैं भी एज इट इज बताऊं तो उस व्यक्ति के दिमाग में वो प्लान बिल्कुल आसानी से आ सकता है। और दूसरा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सिखाना मतलब इसमें हमने जो इस सिस्टम की, इस बिजनेस की जो बुनियादी चीजें हैं, बुनियादी जो बातें हैं, जैसे अभी बिटिया रोशनी बिटिया ने बताई, वो सारी हमने अपने नए साथियों को इसके बारे में जरूर बताना। प्रोडक्ट के बारे में, प्लानिंग के बारे में, ये सारी चीजें हमने उसको बता देनी। और चौथा पॉइंट है सर इसमें प्रेरणा और समस्या और समाधान। यानी कि अगर हम अपने टीम के हर सदस्य को प्रेरित करें तो उनकी सफलता आसानी से आ सकती है सर, वो आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इनके किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना, उसको सम्मानित करना, उसको वहां पे लेके जा सकता है जहां पे वो जाना चाहता है। तो उसको प्रेरित कीजिए सर, उसको डिमोटिवेट मत कीजिए, उसको प्रेरित कीजिए आगे बढ़ने लगे, उसको प्रेरणा दीजिए, उसको सिखाइए कैसे आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा भी अगर वो काम करे तो उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको शाबाशी दीजिए, उसको अच्छा लगेगा कि यार बाहर तो कोई सम्मान करता ही नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया, थोड़ा सा ही काम किया है तो यहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, तो उसके मन में इच्छा पैदा होगी, क्यों ना मैं इस काम को और अच्छे तरीके से कर लूं। तो वो हमारे साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। और समस्या समाधान देखिए सर, फील्ड में निकलोगे चैलेंज तो आएंगे, समस्या तो आएगी। इस धरती के ऊपर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको काम करते हुए कोई समस्या ना आई। एक भी व्यक्ति नहीं, एक सिंगल व्यक्ति। लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो। जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए सर, हर समस्या का समाधान है, बशर्ते कि हमें वो खोजना आना चाहिए, हमें तरीका पता होना चाहिए कि इसका समाधान कैसे निकल सकता है। तो जो भी हमारे साथ नए साथी एसोसिएट बाहर ज्वाइन हुए, उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जो चुनौतियां आ रही हैं, उनके ऊपर उनके साथ बैठ के चर्चा कीजिए सबसे पहले कि क्या आपके सामने चैलेंज आ रहा है। अब जैसे बिटिया ने बताया कि लोग ना करते हैं, ये उनके सामने चैलेंज आएगा, बातचीत कीजिए कि क्यों करते हैं, फिर उसका उनको समाधान बताइए कि अगर इस तरीके से किया जाए तो इसका ये समाधान हो सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं जिससे भी प्रोडक्ट की बात करता हूँ, हेल्थ गार्ड ऑयल की बात करता हूँ, चाय पत्ती की बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि महंगा है जी आपका ये।
अगर आपने उसको उसके बारे में बता दिया कि आपने ये पॉइंट इसके अंदर है जो आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट औरों से सस्ता है, अच्छा है, मार्केट से वाजिब रेट पे है, अगर उसने वो पॉइंट सीख लिए तो कोई भी व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता। और तीसरा है सर इसमें सीखना। देखिए गलतियां हर व्यक्ति से होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती नहीं हुई है तो इसका मतलब उसने कुछ सीखने पे काम ही नहीं किया, उसने कोई काम किया ही नहीं है। गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं सर, लेकिन उस गलती से हमने क्या सीखा, मेन पॉइंट है सर ये। उस गलती की वजह से एक व्यक्ति नेगेटिव भी हो सकता है, अगर आपने उसको सही तरीके से हैंडल कर लिया, उसको सिखा दिया, तो उस गलती की वजह से पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे एक बार मैं किसी मीटिंग में था, बहुत बड़ी मीटिंग थी, कदम सिंह राठी आई थिंक उसके चीफ स्पीकर थे। तो उन्होंने बताया जी मैंने ऐसे शुरू किया, मैं प्रोफेशन ये है, आज मैं इस लेवल पे हूँ, है ना, मैंने इतना पैसा कमाया, सब कुछ सारा सब व्यक्ति सुन रहे बड़े अच्छे ध्यान से, और सब एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप को, मतलब पॉजिटिव कर रहे हैं अपने आप को, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इतने में जैसे पूछते ना सर किसी को कोई डाउट है, तो इतने में एक व्यक्ति उठा बीच से और उसने बोला सर मेरा एक सवाल है। अब बोले सर बोलिए। बोले सर मैं भी आप ही की तरह आगे तो बढ़ सकता था। बोले फिर चैलेंज क्या है आपको। बोले सर जो मैं आप बोलते हो ना कि सर इसका कपड़ा इतना बढ़िया है, ये है वो है ना। बोले सर मैंने एक शर्ट ली थी और उस शर्ट का कलर फेड हो गया सर। अब फेड हो गया तो सर हो गया, उसमें तो थोड़ी कोई कुछ कर सकता है। अब कदम सिंह राठी जी बोले, बोले फिर इसका क्या समाधान है। बोले सर इसी की वजह से मैंने काम किया ही नहीं। बोले बहुत समझदारी का काम किया सर आपने, तो बोले इनके लिए एक बार तालियां बजाइए। तो सभी ने क्लैपिंग की। अब उसने भी सोचा कि यार मैं सही हूं फिर इसकी वजह से। तो अब उसने बोला आप एक चीज सोच के चलिए, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया, आपने पैंट शर्ट ली, आपने सिलवाई पहन ली, अगर वो खराब ना निकल तो क्या होता। बोले सर अगर ये खराब नहीं निकलती तो मैं काम करता, मैं भी आप ही की तरह अपनी टीम बनाता, मैं भी काम करता टीम के साथ मिल, मैं भी लोगों को सेमिनार में भी लेके आता, मैं भी सीखता, मैं भी धीरे धीरे ये जो 40 एक 15 एक 70 का ये जो स्लैब है ना, ये पार करते करते सर मैं लीडरशिप पे आता, लीडरशिप को भी मैं पार करके फिर मैं सर रॉयल्टी पे आता। ये बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, मैंने एक उनकी टेप के अंदर सुना था ये। बोले सर रॉयल्टी की उस टाइम पे इनकम थी 25,000 रुपए। बोले अगर आप रॉयल्टी पे आते तो आपकी इनकम हो जाती 25,000। बोले हाँ सर। बोले सर शर्ट कितने की थी। बोले शर्ट थी सर 400 रुपए की। बोले आपने 400 रुपए का कपड़ा फैड होते देख के अपना 25,000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। बोले इसे आपको क्या फायदा हुआ। बोले सर मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे तो नुकसान ही हुआ। बोले भले आदमी अगर तू ये सोच लेता कि कोई बात नहीं, एक शर्ट खराब निकल भी गई, टीम को ना बोलता है ये बात, दूसरी खरीद लेता और काम करता रहता, आज तू रॉयल्टी पे होता। बोले सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले सोचा इसलिए नहीं कि आपने अपने सीनियर के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं किया, आपने टीम में बता दिया कि सर इसकी तो शर्ट खराब निकली, कपड़ा खराब निकल जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना सर इसकी तो साबुन खराब निकल गई। अरे भले आदमी एक 20-30 रुपए की साबुन के लिए इतना हल्ला कर रहा है, जहां से आपको इनकम आ सकती है उसके लिए हल्ला नहीं करेगा। यानी कि हमने अपने टीम के हर व्यक्ति को समस्या और उसका क्या समाधान हो सकता है, इसके ऊपर हमने उसको बातचीत करनी पड़ेगी। अगर हम ये 4 पॉइंट आसानी से कर ले तो ये बहुत अच्छे लेवल पे हम अपने टीम को लेके जा सकते हैं सर, अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और अपनी टीम की ग्रोथ कर सकते हैं।
और इन चारों पॉइंटों का जो समावेश है ना, जो मैंने बताया, वो हमारे जो 6 बेसिक है ना, जो 6 नियम है इस बिजनेस के, 6 बेसिक्स, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जिसमें पहला है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना मत कीजिए, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट है जो आपको रॉयल्टी पे लेके जा सकता है, लीडरशिप पे लेके जा सकता है, टेक्निकल पे लेके जा सकता है, जो आपके घर में हर महीने हजारों रुपए महीने की, लाखों रुपए महीने की इनकम लेके आ सकता है। यही वो प्रोडक्ट है। लेकिन वो तब कब होगा, जब हम इसके नियम, कायदे और कानून को समझ लेंगे। तो अगर हम लोग ये आज मैंने पहला ही एक नियम बताया है 6 बेसिक का, कि 100% प्रोडक्ट यूज, क्योंकि जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करोगे, आपको प्रोडक्ट की जानकारी भी बढ़ेगी, आपको पता भी होगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, आप लोगों को बता भी पाओगे, और अपने टीम के सदस्य को इसके बारे में सिखा भी पाओगे, अगर हम 100% प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं तो। सबसे मेन है सर 100% प्रोडक्ट यूज। और जैसा कि कौशिक साहब ने बताया, गामा का टारगेट चला हुआ है सर, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि सभी साथी इस टारगेट को सर जरूर पूरा करें। जो जिसको लगता है कि सर मैं कर सकता हूं, वो व्यक्ति तो सर जरूर पूरा करें इस लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य बना के काम करेंगे तो आसानी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और 3-4 मिनट का समय है, तो कुछ साथियों के व्यूज जरूर ले लें। मैं कौशिक साहब को कहना चाहूंगा। तो मेरे आप सभी को सर नमस्कार, धन्यवाद, जय आरसीएम, और टू राजेश कौशिक जी। थैंक यू देवेंद्र जी, बड़ी शानदार जानकारी के लिए। और लगता है आपको पहले ही पता था, आपने इसलिए मटेरियल 30 ही मिनट का तैयार किया था, या हो सकता है कुछ छूट गया हो कि बिटिया 30 मिनट लेने वाली है। और भविष्य में आप उनको इस तरीके से प्लान करो कि पूरा का पूरा सेमिनार उनका लिया जाएगा। और अगर मार्केटिंग प्लान के लिए आते हैं, तो जो भी साथी जितने आते हैं उनके लिए सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम 20 मिनट या 15 मिनट में इसको कवर करेंगे, ताकि चीफ स्पीकर को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। उसके साथ साथ सर ने जितनी बातें बताई हैं उनमें एक था कि टीम को प्रशिक्षित किया जाए। हम इतने दिन से टीम को सिखा भी रहे हैं कि यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ वीवो लिखा जाता है और ये फोन के जो नाम आ जाते हैं। एक्चुअली क्या है, ये आपकी हाजिरी भी लग रही है, आपकी अपलाइन उसको देख रही है कि आपकी टीम में कौन कौन लोग रोजाना मीटिंग में, हर एक मीटिंग में आ रहे हैं। और अगर आपकी अपलाइन के पास हाजिरी नहीं लगेगी, तो आप लाइन आपको लेके सीरियस नहीं होंगे। उनको कहाँ पता लगेगा कि आप हर एक मीटिंग में आ रहे हो। तो भविष्य में ये थोड़ा सा याद रखना है कि आप जैसे ही इसमें मीटिंग में एंट्री करते हो, वहाँ नाम का आता है कॉलम, वहाँ अपना नाम लिखें और साथ के साथ वीडियो अपना ऑन रखें, ताकि आप सीरियस होकर सारी बातों को सुन पाएंगे। और आज की मीटिंग के व्यूज लेने के लिए मैं लेडी से शुरुआत करता हूँ। मैं रितु मैडम को अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्कार जय जी सर। नमस्कार। थैंक यू सर। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही। रोशनी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि नौकरी तो हम सिर्फ अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो सपने पूरे होंगे वो हमारे बिजनेस से ही होंगे। और आगे आगे नौकरियां कमी हो रही हैं क्योंकि एआई आ रही है, नौकरियां रहेंगी ही नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में ही काम करना है सभी को। तो उससे वो टाइम आने से पहले ही हम अपनी मतलब पाँव जमा लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, जैसे रोशनी ने बताया कि इसमें लेडीज आराम से कर सकती है, क्योंकि चर्चा भी सबसे अच्छी करती है और खर्चा भी सबसे ज्यादा करती है। तो मेरा मानना यही है कि फीमेल्स के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। आज रोशनी ने बहुत अच्छी जानकारी दी और देवेंद्र सर ने भी काफी अच्छी नॉलेज दी है। अभी 100% प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो सामने वाले को कॉन्फिडेंटली हम नहीं बता पाएंगे। तो मेरा सर आज इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। महावीर जी। सबको नमस्कार सर, जी बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। आज के मीटिंग का यदि एक छोटा सा सारांश मैं कहूँ, तो जो बेटी रोशनी जी ने जो बात कही है, यदि हम जो पेरेंट्स हैं, यदि हम अपने बच्चों को वो चीज़ समझा सकें, या कोई भी यंग जनरेशन जो नया
खून लगा लो, या नया जो है जो अपना प्लान बना रहा है, यदि वो इस चीज को समझ जाए कि बेरोजगारी कहाँ पैदा होती है, पढ़ाई से बेरोजगारी पैदा नहीं होती, बेरोजगारी पैदा होती है हमारे स्किल से, कि हम स्किल्ड नहीं है। उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ ही लोग, कुछ ही बच्चे 30 या 35 लाख के कवर में आते हैं, कुछ जो है 20, 30, 15 के बीच में रह जाते हैं, और कुछ जो 10-15 हजार के लेवल पर रह जाते हैं। वही हर जगह ये जो है हल्ला या जो कुछ भी है, या जो भी धरना है या प्रदर्शन है, वो वही करते हैं कि हम बेरोजगार हैं। लेकिन वो इस एक जो चांस है, जो एक 21वीं सदी का एक जो सबसे बढ़िया जो एक मौका मिला है हम लोगों को, जो डायरेक्ट सेलिंग है, यदि इस चीज को यदि बच्चे समझ जाएं तो ये जो समस्या है ये बिल्कुल खत्म हो सकती है। दूसरे, देवेंद्र जी ने जो पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्स पे जितनी भी हमारी टीम बैठी है, यदि वो सभी अमल करेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे, तो हमारी टीम एक दिन जो है, जो फायर के नाम से है, नंबर 1 टीम ऑफ इंडिया है, वो उस टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा। और हम अपने जो ग्रेट अपलाइन है श्री अत्री जी है, उनके सीने को और भी ज्यादा चौड़ा कर सकेंगे कि हमारा जो इतना टीम है ये एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसके लिए मैं जो है दोनों जो लीडर्स हैं, दोनों जो स्पीकर थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू महावीर जी। और टाइम क्योंकि हो चुका है, गुरुजी ने ये बताया भी था कि आपको करेक्ट 9 बजे मीटिंग को क्लोज करना है। तो मीटिंग के समापन के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ राजेश शर्मा जी। मात्र सिर्फ 2-4 शब्द आपने कहने हैं और आपने मीटिंग का समापन करना है। वेलकम सर। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं सर आज मतलब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है मेरे ऊपर। आज जो रोशनी बिटिया ने बताया, एक फिल्मी अंदाज में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हमारा बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में चला जाता है, किस तरीके से जो है ना हम नौकरियों से वंचित रह जाते हैं, है ना। तो रोशनी बिटिया अपने आप को थोड़ा सा मतलब निखारने का प्रयास हर मीटिंग में मैंने उनको देखा है। कुरुक्षेत्र की मीटिंग में भी मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना अचीवमेंट ली है। तो एक धीरे धीरे जो है ना रोशनी बिटिया एक चीफ गेस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी लेडीज चीफ गेस्ट की तरफ। मतलब पहला जो नाम होगा रोशनी बिटिया का जरूर होगा। और बहुत बहुत बधाई बिटिया आपको। और देवेंद्र सर जो हमारे सीनियर हमारे अपलाइन है, लक्ष्य निर्धारित योजना, प्लानिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट की जानकारी, समस्या और समाधान, हमारी अपनी टीम की जो समस्या है उसको समाधान कैसे करना है, यानी कि इन सब की जानकारी देवेंद्र शर्मा ने हमारे को दी और बहुत अच्छी जानकारी दी। और आगे भी हम चाहेंगे कि आज टाइम की जो है ना लिमिटेशन की वजह से मैं बहुत कुछ कहना जरूर चाह रहा था बट नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि कौशिक साहब ने जो है ना लिमिट मेरे ऊपर लगा रखी है और होनी भी चाहिए। 9:03 हो चुकी है और आप सब मीटिंग के अंदर आए। और आज भी हमारी मीटिंग में 60 लोग आए थे। तो ये अत्री जी के बाद का दूसरा सेशन हमारा है जो बहुत अच्छी संख्या में हमारी मीटिंग में आए हैं। और अगली मीटिंग में हम इससे ज्यादा संख्या में अपने दोस्तों को लेके आएंगे, ज्यादा संख्या में अपने साथियों को इसमें जोड़ेंगे। और आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप लोगों ने मीटिंग के अंदर आप लोग आए, मीटिंग के अंदर आप लोगों ने सुना, अपनी टीम को जोड़ा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने लिखा, बहुत अच्छे से अपने अंदर उतारा। और अगली मीटिंग की तैयारी करके हम बिल्कुल फिर से इसी जूम मीटिंग में मंगलवार को जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल थैंक्स कौशिक साहब का, जिन्होंने इस मीटिंग को जो है ना बहुत पिछले कई हफ्तों से जो है ना कई महीनों से लगातार लगातार, जब इसमें 2 व्यक्ति आते थे, फिर 12 आए, फिर 14 आए, फिर 16 आए, 60 आए, 100, अभी पिछला 100 क्रॉस भी किया है। तो कौशिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम को जो है ना प्रेरित करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, देवेंद्र जी का, महावीर जी का, कौशिक साहब का थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जय जय आरसीएम। मिलते हैं अगले मंगलवार को नई ऊर्जा नए जोश के साथ। नमस्कार। जय आरसीएम। थैंक यू सर।